यू आर सीरियस फॉर प्रेपरेशन, यू आर नॉट, यू आर सीरियसली नॉट। बिकॉज जो इंसान अपनी प्रेपरेशन को लेकर जेन्यूनली बहुत सीरियस होगा, उसके लिए हर एफर्ट्स देना, कुछ भी करना, किसी भी लेवल तक करना, कितने भी एफर्ट्स करना विल बी एन ईजी डील। उसको कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई सोशल मीडिया, कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ परेशान नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही और शी डोंट हैव एनी अदर स्टफ इन हिज और हर लाइफ रेदर देन टू स्टडी, रेदर देन टू फोकस। क्योंकि लास्ट के अगर 100 दिन में भी अगर आपको ये देखना पड़ रहा है कि काजल दी मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, कहाँ से हो पाएगा, क्यों हो पाएगा, और पूरे साल निकलने के बाद भी, तो यू आर इन सीरियस अबाउट योर प्रेपरेशन। एंड इफ यू थिंक कि काजल आई एम सीरियस, आई वांट टू बी सीरियस, आई प्रॉमिस यू टू बी सीरियस, देन अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग। इन दिस वीडियो आई विल बी गाइडिंग यू। जो भी आपको लग रहा है कि काजल ये मेरा डाउट है, इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस जितने भी वीडियोस में पूछे हुए क्वेश्चन है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप उन सबका आंसर करें, एक पेन पेपर लेकर के बैठो, राइट इट डाउन राइट नाउ, आज लिखो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आज के बाद बस फोकस ऑन योर गोल। तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि काजल दी 70 डेज में 100 डेज में नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि क्रैक हो सकता है। मैं खुद इसका लिविंग एग्जाम्पल हूँ। इसीलिए मुझसे ये बात मत बोलना कि काजल दी अब नहीं हो पाएगा, कट ऑफ ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है। तुम एक्चुअली कट ऑफ से नहीं डर रहे, पता है तुम डर रहे हो खुद के हार्डवर्क से, एफिशिएंसी से, कंसिस्टेंसी से। कट ऑफ तुम कैसे डिसाइड करो? कट ऑफ नीट 2025 का पेपर डिसाइड करेगा। कट ऑफ डिसाइड करेगा तुम्हारे एग्जाम होने के बाद। व्हेन अप्रैल जब आएगा ना, यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट विद यू, बिकॉज यू हैवंट पुट द बेस्ट एफर्ट्स जो आप कर सकते थे, और उस चीज़ का रिग्रेट आपके पास जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर। मैंने आपको विजुअलाइजेशन में यूजुअली अच्छी चीज़ें बताई है, टू विजुअलाइज योर गोल, टू विजुअलाइज योर ड्रीम। बट एक बार आइज क्लोज करके बस अपने आप को पिक्चर करो इन एग्जाम हॉल। आप एग्जाम हॉल में बैठे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायो यूज टू बी द फर्स्ट सेक्शन जो आपके पेपर में आता है, और आप 1 2 3 क्वेश्चन के बाद ब्लैंक होना शुरू कर देते हैं, फिर आप कुछ क्वेश्चन गलत करते हैं। अगर ये दिन नहीं देखना है तो बी सीरियस टुडे, एंड मैं अश्योर कर सकती हूँ कि 100 दिनों में भी हो सकता है। यू जस्ट नीड अनशेकेबल माइंडसेट, यू जस्ट नीड फर्म डेडिकेशन, एंड यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क ओवर एनी सिंगल थिंग। नो मैटर वॉट यूर एन एवरेज, इंटेलिजेंट, मीडियोकर, एक्सट्रीम जीनियस, आप किस लेवल पे बिलोंग करते हैं, कंसिस्टेंसी विल बी द किंग। इन दिस वीडियो आई विल बी गाइडिंग यू होल स्ट्रैटेजी, होल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि आपको क्या रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उसको हम आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। सो टेक अ पेन एंड पेपर, सिट डाउन, राइट इट डाउन, और आज से करना शुरू। सबसे पहले अंडरस्टैंड कि ये जो क्वेश्चन है ना कि काजल दी अब से स्टार्ट करके क्या मैं नीट का एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं वर्दी हूँ, क्या अगले 90 डेज में 100 डेज में नीट का एग्जाम क्रैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल दो। बिकॉज दिस इज वर्थलेस, दिस इज ओनली टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ तुम एनर्जी दे रहे हो वही चीज़ ग्रो हो रहा है, वेयर यू फोकस ऑन वो ग्रो होगा, ठीक है। तो हमको अगर हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि काजल दी कैन आई क्रैक नीट, मेरा माइंड फोकस कर रहा है कि अभी तक इसने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए अभी भी इसको डाउट है, और वो डाउट फर्दर ग्रो होगा। आप खुद ही विशियस साइकिल बना रहे हैं और खुद ही उस विशियस साइकिल में फंसते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कैन आई क्रैक नीट, आप सबसे पहले खुद से प्रॉमिस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में काजल दी को प्रॉमिस मत करो, खुद के साथ प्रॉमिस करो कि काजल दी आई प्रॉमिस टू गिव माई बेस्ट पॉसिबल शॉट। बेस्ट शॉट क्या होता है? जहाँ पे अब तेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है, आज का दिन तू संभाल ले, कल संभल जाएगा। अगर आपने आज संभालना सीख लिया तो कल जो होगा वो आज से बेटर ही होगा, इसका अश्योरेंस लेकर के चलो। अनसर्टेनिटी के चक्कर में पढ़ना ही छोड़ दोगे क्या, कि क्या जल्दी अनसर्टेनिटी हो रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो मैं इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा। वाह, बहुत ही बढ़िया बहाना है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा एक्सक्यूज़ है स्केप के लिए, क्योंकि स्केप है ये साफ साफ। जब अप्रैल आएगा ना तब रियलाइज़ होगा कि काजल दी यार काश मुझे अगर 1 महीने और मिल गए होते ना, मैंने बिल्कुल नीट 2025 की सीट फोड़ दी होती, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम फोड़ दिया होता। आई हैव दैट कैलिबर, आई हैव दैट पोटेंशियल। कोई मतलब नहीं है आपके उस पोटेंशियल का, अगर जो आपको आज करना चाहिए था वो आज आप नहीं कर रहे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो। अब इसके बाद हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, देखो सबसे पहले हम रिसोर्सेज देखेंगे, बायोलॉजी के लिए क्या आपको स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, बायो का रिवीजन कैसे करना है, केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स में आपका क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद जितना भी पार्ट बच जाता है या आपको जो लगता है कि काजल दी इस पार्ट को डिस्कस करना जरूरी है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में तुमको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहला रिसोर्स आता है तुम्हारा माइंडसेट। तुम खुद ही के दुश्मन हो, ठीक है, और खुद ही के दोस्त बन सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, वॉट एवर योर सबकॉन्शियस बिलीव इज द रियलिटी दैट यू सी राइट नाउ। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस क्या बिलीव कर रहा है, यही रियलिटी देख रहे हो। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका मोरल अच्छा है, तो आपका सबकॉन्शियस बिलीव कर रहा है कि आप 2025 की सीट निकाल लेंगे। और ये बिलीव आपने ऐसा नहीं है कि किसी हवा पे किया है, ये बिलीव आपने अपने एफर्ट्स के बेसिस पे किया है।
आपने रोज़ एफर्ट्स दिए, आपने हार्डवर्क किया है, जिसका रिजल्ट है कि आज आपको कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जी, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, या जो भी चीज़ आप कंसिडर करें कि काजल दी ये मेरे प्रेपरेशन में हिंडर लेके आ रहा है, तो ये भी आपका ही सबकॉन्शियस कर रहा है। आपकी सबकॉन्शियस को अच्छे से पता है कि ये टाइम इसके लिए वैल्यूएबल है, पर उसको ये भी अच्छे से पता है कि इसने पिछले 6 महीने अच्छे से वेस्ट किए। तो अब मुझे इसको अच्छे से समझाना है कि जब तूने लास्ट के पिछले 6 महीने वेस्ट किए, तो अभी के जो 100 दिन है ये भी आपको वेस्ट होगा। अब आपको इस पर्टिकुलर केस में आपको अपने सबकॉन्शियस को करना है रीप्रोग्राम। आपको कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि काजल दी ये तो बहुत ही हैवी प्रोसेस है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो सीरियस है वो किसी भी लेवल तक जाएगा, किसी भी लेवल तक। उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। उसको सोना छोड़ना पड़े, कम सोना पड़े, सोशल मीडिया छोड़ना पड़े, फ़ोन फेंकना पड़े। मैंने कुछ ऐसे जेन्युइनली किडो को देखा है, चैंपियंस को देखा है, जिनका हर एक एक घंटे का टाइमर होता है। इवन आई यूज टू बी सरप्राइज। मैंने उनसे खुद टेलीग्राम पे पूछा है कि यार ये कैसे करना है, मुझे भी सिखा दे, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ आइडिया रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो करो, सीधी सी बात है, तुमको हर एक घंटे में 5 मिनट डेडिकेट करना है टू रीप्रोग्राम योर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस के थ्रू ही अपने सबकॉन्शियस को तुम रीप्रोग्राम कर पाओगे। तो पहला रिसोर्स तो तुम्हारा खुद का दिमाग है। इससे बड़ा स्ट्रैटेजी, इससे बेटर पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी दुनिया में कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। और जब मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको कुछ मैजिक, अनवांटेड या कुछ भी अननेसेसरी स्टफ बता रही हूँ। नो, इट इज़ योर ब्रेन क्रिएटिंग द रियलिटी दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। सो यू नीड टू चेंज इट एनी सिंगल वे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मॉड्यूल्स या किताबों की बात करें, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप ऑनलाइन रखो, ऑफलाइन रखो, न्यू एनसीईआरटी करो। 2024 के पेपर न्यू एनसीईआरटी के बेसिस बने हैं। इसके अलावा आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। जिनके डीपीपी में पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर इंक्लूडेड है वो डीपीपी कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू एग्जाम्पलर इज मस्ट। इसके अलावा आपके पास टीचर डिसाइडेड होनी चाहिए। ये जो आपको एक डाउट रहता है ना कि काजल दी आपको 75 डेज में कैसे क्रैक हुआ, हो ही नहीं सकता। हो सकता है। पहली बात, अगर टीचर एक मिले, टीचर एक डिसाइड कर ले, तो सब हो सकता है। ठीक है। 75 दिन में 100 लेक्चर लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 100 लेक्चर एक ही चैप्टर का लगाना 100 टीचर से, ये आपको फेल करवा रहा है। तो एक टीचर डिसाइड करो जो तुम्हारा फेवरेट है, जो भी तुम्हारा फेवरेट है, जिसके साथ तुम्हारी वाइब मैच होती है, ट्यूनिंग मैच होती है, डू इट, चूज इट। इसके अलावा उनके नोट्स प्रिंट नहीं करवाने, निकलवाने नहीं है, लिखने हैं, बैठ करके मेहनत करना है। यू हैव टू डू हार्ड वर्क एनी सिंगल वे। ठीक है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें, तो अगर बायोलॉजी की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में डाल लो कि काजल दी अगर मैंने 12 बार बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, 15 बार बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो मैं बायो के एग्जाम लिखने लायक भी नहीं हूँ। इन ओनली माई लास्ट 75 days आई हैव स्कोर्ड 355 इन बायोलॉजी, 355 मार्क्स। ठीक है। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने, अभी भी मुझे याद है, एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट हिम सो मच, उसने मुझे बस एक चीज़ बता दी थी कि काजल देख, अगर तू 15 बार एनसीईआरटी पढ़ लेगी ना, तो तू बायोलॉजी, तू, क्योंकि बिकॉज बायोलॉजी वॉज द वीकेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी केमिस्ट्री हैज़ बीन ऑलवेज बीन द फेवरेट सब्जेक्ट दैट आई हैव एवर स्टडीड, बट बायोलॉजी ऑलवेज यूज टू बी माई वीकेस्ट सब्जेक्ट। पर मेरे को ये बात पता थी कि ठीक है यार, 15 बार करेंगे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। वैसे ही आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको बायो की एनसीईआरटी 15 बार 12 बार करनी है। आप प्रॉमिस करेंगे कि मैं काजल दी 12 बार बायो की एनसीईआरटी जब तक नहीं करूँगा, मैं कंसीडर ही नहीं करूँगा खुद को कि मैंने बायो पढ़ा है। याद करने के लिए नहीं बोला मैंने, रीड करने के लिए बोला। डिफरेंस है। आपको याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस। फोकस के साथ रीड करना है कि जब मैं अगर एनसीईआरटी की लाइन रीड कर रही हूँ, तो मुझे एनसीईआरटी की लाइन पे ही ध्यान देना है। फोकस हम, मेरा ये नहीं होना चाहिए कि रील में क्या चल रहा होगा, किसी ने स्टोरी पोस्ट कर दी तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि काजल दी यार ये तो मज़े कर रहे हैं, मेरे दोस्त तो कॉलेज कर रहे हैं, उनका तो बीएससी लाइफ चल रहा है, बढ़िया बीटेक लाइफ चल रहा है। नहीं, एनसीईआरटी, फोकस ऑन एनसीईआरटी। ठीक है। इसके अलावा आपको आज से आदत डालनी है कि आप 4 से 5 चैप्टर, चलो अभी ठीक है, अभी टाइम है, अभी 100 दिन है अगर आपके पास, तो आपको सिर्फ चलो 2 से 3 चैप्टर्स आपको पर डे करना है। मैंने 4 से 5 चैप्टर लिखा था क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे 4 से 5 चैप्टर ही करने थे, इवन ज़्यादा भी करना था। बट आप अभी 2 से 3 चैप्टर्स पर डे करेंगे। जिनको डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, जिनको वीकली टारगेट्स मिले हैं, वो वीकली टारगेट्स के उन चैप्टर्स को रोज रिवाइज करेंगे। मतलब अगर आपको जेनेटिक्स दिया हुआ है, आपने 2 चैप्टर आज जेनेटिक्स के पढ़े और कल आपने तीसरा चैप्टर जेनेटिक्स का और सेल बायोलॉजी पढ़ा, तो आप सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स पढ़ने के बाद भी आपने जो कल 2 चैप्टर्स किए थे उसको आज बैठ करके रिवाइज करेंगे। मुझे पता है पहला रिविजन विल बी लॉन्गर, बट इट्स ओके, यू हैव टू डू इट एनी वे। तुम्हारा टाइम कहीं नहीं जा रहा। ट्रैक योर टाइम, रिकॉर्ड योर टाइम। तुम एक बार 1-1 घंटे का रिकॉर्ड रखने लगोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा यदि टाइम बहुत सारा है, मैं उसको अनवांटेड तरीके से वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा
आपके पास जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी पिक्चर है, जितने भी डेट है, जितने भी समरी है, इसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, या तो उसका फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोन में मतलब फ़ोन में फ़ोटो खींच लो, ठीक है, और अपने फ्री टाइम में फ़ोन की वो फोटोज़ पलटाओ। या तो आदत डाल लो कि काजल दी रोज़ 10 पन्ने में बायोलॉजी के एनसीईआरटी के पलटाऊंगा और सिर्फ पिक्चर्स देखूंगा, सिर्फ पिक्चर्स। क्या क्या डायग्राम है, डायग्राम में क्या लिखा है, जैसे कि आई गेस एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, एम्स 2016 के आसपास, ओजोन होल से रिलेटेड। और जो हमारे कॉलेज वाला यूनिट था उसमें एक लिखा हुआ था पिक्चर के नीचे कि जो ओजोन डे है, ठीक है, वो हमको कब, मतलब सितंबर और मिड ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में हमको मिला था। एंड एग्जैक्ट डेट वाज ऑलमोस्ट आई गेस 16 सितंबर 16 अक्टूबर, तो याद भी नहीं है, बट 16 डेट था उसका। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होगा कि काजल दी मिड ऑफ द सितंबर या मिड ऑफ द अक्टूबर, इसके बीच में जो डेट आएगा वही डेट होगा, राइट। इस तरह से आपको पिक्चर्स देखनी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगेन बहुत सारे लोगों का डाउट था कि काजल दी बायोलॉजी में इतना कम क्वेश्चन है, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। सबसे पहले पीवाईक्यू करो, ठीक है, नीट का और एम्स का दोनों का करो, एग्जाम्पलर करो, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ कर लो, लगे कि काजल दी दोनों चीज़ें हो गई हैं, अब इसके बाद अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज में फिंगर टिप्स है तुम जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करो। पहले इन जो तीनों क्वेश्चंस हैं इसको आप बायोलॉजी के केस में आप 5 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको आपको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है, बट कॉन्सेंट्रेशन के टाइम साथ डेडिकेट करना है। काजल दी मैंने बायो पढ़ा, मैं फोकस था, फोकस का अश्योरेंस तुम रखो कि काजल दी जितना ड्यूरेशन मैं दे रहा हूँ ना, 16 आवर्स पढ़ना इज नॉट अ बिग स्टफ। 16 आवर फोकस्ड रहना, फोकस्ड के साथ पढ़ना इज एक्चुअली द गेम। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने प्रेसिडेंट, मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर, मेरे साथ कोई भी मेरे सामने बंदा आ जाएगा, ही और शी विल नॉट बी माई प्रायोरिटी। कोई भी सर्कमस्टांस आ जाएगा, दैट सर्कमस्टांस विल नॉट बी माई प्रायोरिटी। बी फोकस्ड, बी सुपर कॉन्सेंट्रेटेड। इवन अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दी फोकस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, बिफोर स्टार्टिंग पुट अ टाइमर ऑफ 5 मिनट और खुद को बोलो, आई नेचुरली हैव लेजर शार्प फोकस, आई नेचुरली हैव लेजर शार्प फोकस, आई नो हाउ टू फोकस सो वेल, आई नेचुरली रिमेन फोकस, आई प्रायोरिटाइज माई फोकस, आई नो हाउ टू गिव डायरेक्शन टू माई फोकस। कुछ भी अपने हिसाब से एफर्मेशन बनाओ, 5 मिनट तक उसको दिमाग में दोहराओ पिक्चर की तरह, या तो रिपीट करो, या तो अगर विजुअल पिक्चर दिख रहा है कि मैं फोकस की तरह के साथ कैसे पढ़ सकता हूँ, काजल दी करो। बात करें लेक्चर्स की, देखो लेक्चर्स में सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट कर लो, एक बॉटनी रखो, एक जोलॉजी रखो, और एक एनसीईआरटी हाईलाइट्स के लिए कर सकते हो। फॉर माय पर्सनल ओपिनियन, ये किसी भी टीचर का कोलैबोरेशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट दिस टीचर्स, क्योंकि मैंने अपना सिलेक्शन इन्हीं टीचर से लिया है, सिर्फ यूट्यूब से। मैंने बॉटनी के लिए किया था रितु मैम से, मैंने जोलॉजी के लिए किया था सीप मैम से, और मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट्स देखे थे गरिमा मैम के। सो दिस 3 टीचर्स विल बी माई लाइफ टाइम एडवाइस टू एनी वन जो कभी भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं। आप किसी भी टीचर से फॉलो कर रहे हैं, अगेन उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे दिमाग में डाउट नहीं था कि काजल दी क्या गरिमा मैम सफिशिएंट पढ़ा रही हैं, क्या सीप मैम सफिशिएंट पढ़ा रही है, क्या सीप मैम के सब लेक्चर सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि ये डाउट खराब करता है हमको। ये डाउट में हमको दूसरा टीचर ढूंढना पड़ रहा है कि काजल दी अच्छा गरिमा मैम ने जो चीज़ 1.5 घंटे में पढ़ा है वो ना इन टीचर ने 4 घंटे में पढ़ा है, तो 4 घंटे मे हैव मच बेटर कंटेंट। नो, गरिमा मैम ने वही कंटेंट 1.5 घंटे में दिया है। उनको भी पता है कि कितना एग्जाम में आ रहा है, हर टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। उनको पता है कि ए से बी में या तो तुम सीधे चले जाओ, क्विकेस्ट है, टेढ़ा मेढ़ा घूम घूम के चले जाओ, बात करते करते चले जाओ। अल्टीमेटली ट्रस्ट योर टीचर। आप और मैं कोई नहीं है जो अपने टीचर पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरे और आपकी उम्र से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए आप एक एक टीचर डिसाइड करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायो के रिवीजन को लेकर के। बायो के रिवीजन में सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि हमको 70 to 80%, 60, 70, 80% डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी ऑफ स्टूडेंट, हमको पता होता है कि काजल दी मुझे 70% चीज़ें याद है। तो जो आपको याद है वो आपके सबकॉन्शियस को आज भी पता है, वो आपके सबकॉन्शियस को मोस्टली कल भी पता होगा। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। बट फिर से खेल कहाँ हो रहा है, ये 20% या 30% में। अब इस 30% में हमको क्या करना है, इन 30% के लिए हमारे पास बनेंगे फर्रे, ठीक है। फर्रे मतलब हम पन्ने बनाएंगे। अगर आप कॉपी खरीद के लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप या तो पेजेस फाड़ेंगे। आपने खोला लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर, ठीक है, और आपने साथ में रखा एक पेपर। अब आपको इस लिविंग वर्ल्ड का पेज नंबर अगर 1 है, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वही ग्रोथ जो है वो 2 तरह के है, सेल नंबर और सेल का साइज बढ़ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि काजल दी ये भूल जाऊंगा, ये नहीं भूलेंगे आप वैसे तो, पर अगर लग रहा है लिख लो, ठीक है। फिर आप पेज नंबर 2 पे आए, अब आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, आपने वो लिखा। फिर आप पेज नंबर 3 पे आए, आपने वो लिखा। ऐसे ही आप जब एक पेज पर आते जहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.7 to 1.8 मिलियन,
और आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे या तो 1.6 1.7 में कंफ्यूज हो सकते हैं या मिलियन बिलियन में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हमको इसको स्टार मार्क करना है, गोला करना है अच्छे से कि मेरे दिमाग को जब मैं ये नोट्स कॉपी खोलूँ, जब मैं ये फर्रा खोलूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले 1.7 मिलियन आना चाहिए। इस तरह से आप वो 30% चीज़ों को एक जगह लिख लेंगे। मेक श्योर करेंगे कि आप अगर बायो की एनसीईआरटी मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप प्रॉपर पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो कम से कम वो जो 30% वाला स्टफ है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि एक लेक्चर, एक नोट्स, 10 बार, दैट्स इट। बायो के लिए रिमेंबर 15 टाइम्स आपका एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया तो आप बायो में 350 ले जाएंगे। मैं अश्योरिटी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि इवन आई बिलोंग टू समवन जिसकी बायो अच्छी नहीं थी। मैंने आपको हर वीडियो में हमेशा से, क्योंकि मेरी बायो सच में अच्छी नहीं थी, तो अगर मैं 10-15 एग्जैक्ट तो नहीं आते, 10-15 बार तो पढ़ा ही है यार, तो अगर आप 10-15 बार बायो पढ़ने की औकात रखते हैं 10-100 दिन से पहले, है ना, इवन 10 दिन कम कर दो, 90 दिनों से पहले, तो आप बायो में 350 ला पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिस्ट्री। व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री हम बाइफर्केट करते हैं पूरे के पूरे तीनों सब्जेक्ट को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। टॉकिंग अबाउट सबसे पहले ऑर्गेनिक, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है बट इट इज़ द ईजिएस्ट। लिटरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैव बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट, हैव ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट, एंड दिस इज़ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी पढ़ा है। बट ये काजल दी मेरे लिए सच नहीं है, आई अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है अब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, वैसे आपको 30 डेज़ का टारगेट दिया है, आप वो 30 डेज़ का टारगेट ऑर्गेनिक का अपने एक रफ नोटबुक में लिखेंगे। उस रफ नोटबुक में लिखने के बाद आप उस 30 डेज़ में कोशिश करेंगे कि आप इन चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में करें। नहीं तो आपको मैं हाई प्रायोरिटी चैप्टर बताती हूँ, पहले आप हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स करेंगे। आपको ऑर्गेनिक करने से पहले कभी भी कुछ भी कर रहे, चाहे वो रिविजन कर रहे हैं, चैप्टर्स देख रहे हैं, क्वेश्चन कर, वॉट एवर यू आर डूइंग व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक, आपका दिमाग ऑटोमेटिक ट्यून होना चाहिए कि ऑर्गेनिक इज़ द ईजीएस्ट, दैट्स इट। अगर मैं आपको इतनी फ्लुएंटली बोल रही हूँ तो ज़रूरी नहीं था कि मैंने ऑर्गेनिक मुझे बचपन से बहुत ही बढ़िया मिला, बट इट वॉज जस्ट दैट कि ऑर्गेनिक समझ आती चली गई, एक फ्रीक्वेंसी बिल्ड होता चला गया, तो दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि ऑर्गेनिक इज ईजी, फिजिकल के कंपेरेटिवली ऑर्गेनिक ईजी। बट अब आपको ये बात समझनी है कि अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप पढ़ने से पहले 5 मिनट का टाइमर लगाएंगे और अपने दिमाग में अपने आप को खुद से दोहराएंगे, ऐसे जैसे आप काजल दी को बता रहे हैं, काजल दी यू नो व्हाट, माय ऑर्गेनिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, आई लव स्टडिंग ऑर्गेनिक। मतलब ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर, आई लव स्टडिंग ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पढ़ने में है ही क्या काजल दी, कन्वर्जन इतने आसान है, एक बार बन गए तो मतलब आपको तो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ऐसे आपको दोहराना है 5 मिनट तक सेम स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट चूज करो अपने फेवरेट, ऑर्गेनिक इज द इजीएस्ट, ऑर्गेनिक हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट, आई लव स्टडिंग ऑर्गेनिक, जो भी आपको लग रहा है बढ़िया सा 2 स्टेटमेंट चूज करो। और ऐसे समझो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हो, किसी ऐसे बंदे को बता रहे हो जिसको आप गाइड कर रहे हो, काजल दी को बता रहे हो, किसी को बता रहे हो, बस रिपीट करो 5 मिनट तक, यू विल सी चेंज इन योर माइंड सेट। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 7 दिनों के बाद आपको खुद को ऑर्गेनिक पढ़ने में इतना रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। ठीक है, नाउ आपको लेक्चर की बात करें, आपको एक टीचर डिसाइड करना है, सीधी सी बात है ना। अब मैंने पर्टिकुलरली अपने टाइम पे ये लेक्चर किए थे वीटी सर के और अरविंद अरोड़ा सर के, अब तो शायद वो लेक्चर ही नहीं लेते, तो मैंने अरविंद अरोड़ा सर से और वीटी सर से लेक्चर किया था। बहुत सारे लोग पंकज सर से लेक्चर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर चाहे आप किसी से भी करें, दे आर गिविंग यू मोर देन इनफ रिसोर्सेज, वो सबसे ज़्यादा इनफ, जितना उनको लग रहा है कि आ सकता है उतना वो पढ़ा रहे हैं। तो डाउट मत करो, ट्रस्ट करो और ले जाओ सीट, सीधी सी बात है, टीचर पे विश्वास रखो, जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। अब हमारे पास आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि काजल दी ऑर्गेनिक में किसका वन शॉट करूँ, किसका डिटेल करूँ। व्हेन इट कम टू 12th का पोर्शन, 12th की आप पूरी ऑर्गेनिक वन शॉट से कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी इफ बट के, तो आप 12th की पूरी ऑर्गेनिक का पोर्शन आप वन शॉट से कर सकते हैं, कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं। मुझे पता है बहुतों को डाउट रहता है काजल दी अगर मुझे 11th की ऑर्गेनिक नहीं आती है तो भी कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू डिटेल लेक्चर, तो 11th का पोर्शन चाहे वो जीओसी हो चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, हमको डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो आप 11th के पोर्शन के लिए डिटेल लेक्चर में जा सकते हैं। और जिनको ये डाउट है कि काजल दी बिना 11th पढ़े मैं 12th का ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगा, तो आप पहले 11th की ऑर्गेनिक खत्म कीजिए, उसके बाद 12th के सारे लेक्चर वन शॉट से खत्म कीजिए। 12th के आप वन शॉट से करेंगे तब भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और इसके अलावा आप चाहे किसी से भी करें, बट एनसीईआरटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको
एक चीज़ करना है, जैसे हमने बायोलॉजी में फर्रे बनाए थे, ऑर्गेनिक में हमको चीट शीट बनाना है। चीट शीट क्या है जल्दी देखो, एग्जाम से एक दिन पहले तुम कितना भी कर लो, कितना भी फोकस्ड हो, कितना भी अच्छा मेमोरी है, आप पूरी किताब रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए हमको सारे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस, खासकर मेरी एनसीईआरटी में है जल्दी, चाहे वो इंटेक्स्ट में है, चाहे वो एक्सरसाइज में है, चाहे वो कन्वर्जन में है, चाहे वो थ्योरी के पॉइंट में दिया हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब वो जो एक्सरसाइज है, वो जो रिएक्शन है, समझो कंसिडर कोई भी रिएक्शन, उस जो रिएक्शन है उसमें आपको 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं, राइट। पहला आपको मिलता है रिएक्टेंट, दूसरा आपको मिलता है प्रोडक्ट। तो आप लिखेंगे रिएक्टेंट काजल दी कुछ भी x, प्रोडक्ट है y, फिर आप एक और चीज़ ऐड करेंगे रिएजेंट। रिएजेंट क्या डाला है, z। ठीक है। इसके बाद अगर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है कि ये एलिमिनेशन से है, हाइड्रोजनेशन से है, जो भी दिया हुआ है, अगर दिया है आप वहाँ पे मैकेनिज्म का नाम लिखेंगे। एंड देन फोर्थ, अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप डाइक्लोरोकार्बिन जैसे एग्जाम्पल है, ये बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है जो कि आपसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में पूछा जाता है। तो जिसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं वो आपको याद करना है, लिखना है। ठीक है। और एक और चीज़ आपको फिर से प्रॉमिस करना है काजल दी को कि आप 20 से 30 रिएक्शंस रोज़ लिखेंगे 5 बार। काजल दी क्या चाह रहे हो और पूरे दिन में ऑर्गेनिक पढ़ूँ? नहीं, शुरू में डिफिकल्ट होगा, देन अगर ये हैबिट में बिल्ड हो गया तो ऑर्गेनिक सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक विल बी द ईजीएस्ट फॉर यू। तो आप 20 से 30 रिएक्शंस रफ कॉपी में प्रॉपर, अच्छा, गंदा, तेज, फास्ट, स्लो, डज नॉट मेक सेंस, लिखेंगे 5 बार। जिसमें भी आप अगर एक पेज पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के रिएक्शन का, तो इस एक पेज को 3 बार आप देख करके लिखेंगे, और 4th 5th टाइम आप सिर्फ रिएक्शन का नाम देखेंगे, बाकी जितने उसके कंपोनेंट थे वो बिना देख करके लिखेंगे। जब आप देख करके लिखेंगे इट विल बी पैसिव रिकॉल, जब आप बिना देखे लिखेंगे इट विल बी एन एक्टिव रिकॉल। ठीक है। करो, एक हफ्ते करो, यू विल सी चेंज। नाउ व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, अ सब्जेक्ट मोर लाइक फिजिक्स, लेस लाइक बायोलॉजी, और फिजिक्स के कंपैरेटिवली इजी तो है ये सब्जेक्ट, राइट। इसमें जो आपको मस्ट डू चैप्टर्स है, जो आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, दैट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोकेम, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये वो लेक्चर्स है जिसको आप वन शॉट से कर सकते हैं। ऑन माई टाइम आई हैव, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वीटी सर से किया था, अभी कुछ लोग सुधांशु सर से कर रहे हैं, कुछ लोग सर्वेश सर से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, डज नॉट मेक सेंस। वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, वो मोर देन सफिशिएंट ही पढ़ा रहे हैं, आपको भरोसा रख कर करना है। ठीक है। अब आपको जो करना है, आपने, जैसे हमने बायो के लिए चीट शीट बनाया, ऑर्गेनिक के लिए चीट शीट बनाया, वैसे हमको फिजिकल के लिए चीट शीट बनाना है। ठीक है। और ये चीट शीट हम क्या बनाएंगे आज? इस चीट में मेरे पास होना चाहिए फॉर्मूला, इसको हम फॉर्मूला नोटबुक देंगे। ठीक है। ये सब बनवाने का रीज़न है क्योंकि आप एग्जाम से 5 दिन पहले आप अपने 500 पेज के नोट्स नहीं खोल सकते। फॉर्मूला नोटबुक में आप सबसे पहले तो वो फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको टीचर ने बताया। ठीक है। उन्होंने कोई थ्योरी पॉइंट बताया, आप वो लिखेंगे। ठीक है। इसके अलावा हर फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन, अगर ऐसा लग रहा है कि आज ये फॉर्मूला ईजी है, मुझसे बन जाएगा, तो उसको छोड़ सकते हो। बट जो लग रहा है कि आज ये फॉर्मूला ना मेरा दिमाग थोड़ा सा वो कर देता है, तो उसके ऊपर तो आप क्वेश्चन भी लिखेंगे। फिर आप करेंगे नीट जेई का PYQ, तब आप नीट जेई के PYQ में जो क्वेश्चंस आपको नहीं बने हैं, आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी उतार करके, गिवन लिख करके, बाकी आप उस क्वेश्चन को भी यहाँ के यहाँ उतारेंगे। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको पूरा का पूरा PYQ नीट जेई और एम्स आपको याद करना है बिल्कुल अच्छे से। कब तक का? जल्दी 3 बार। 3 बार आपके ये तीनों रिएक्शन, सॉरी, तीनों जो हमारे PYQ बुक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक है, हमको याद होने चाहिए विद एग्जाम्पलर। व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री 3 बार आप कर रहे होंगे विद एग्जाम्पलर, और इसका फिर हम प्रॉपर रिविजन डालेंगे जब अप्रैल आएगा। अगर आप PYQ अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको पता है कि एग्जामिनर पूछ के सकता है, एग्जामिनर का एक्सटेंट कहाँ तक है जल्दी, एंड इट विल मेक योर जर्नी वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में 1 शॉट करेंगे आप, 1 शॉट। ठीक है। एक्सेप्ट किस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक 1 शॉट से करो। मुझे पता है 1 शॉट के रिसोर्सेज मोर देन सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स जो आप 1 शॉट से भी करेंगे उतना ही क्वेश्चन आएगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है इनऑर्गेनिक में। अब कुछ लोगों को डाउट है कि काजल दी एनसीईआरटी बहुत ही बोरिंग है। अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप लगाएंगे एनसीईआरटी हाईलाइट्स। ठीक है। और इस एनसीईआरटी हाईलाइट्स में आप क्या कर रहे होंगे, 2x की स्पीड पे लगाएंगे, और जब वो जिसका भी आप देख रहे हैं अगर वो कुछ चीज़ हाईलाइट करते हैं
वो आप अपनी कॉपी में एज अ नोट्स उतारेंगे, क्योंकि आप दोबारा अगर चाह रहे हैं कि फिर से मैं 10 घंटे का 5 घंटे का लेक्चर देखूँ, इससे बेटर है उसको दोबारा एक पन्ने में उतारते चले जाओ और एनसीईआरटी पढ़नी ही है। इसके अलावा हर 4 दिन तक आप इनऑर्गेनिक के लेक्चर लीजिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, 2x की स्पीड पे एनसीईआरटी हाईलाइट देखिए। 5वें दिन आपने 4 दिन में क्या मेहनत की ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, आज आप बैठ करके समराइज कर रहे होंगे। इनऑर्गेनिक बायो जैसा ही है, बायो से भी ईजी है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कम है। बस इसको चाहिए रैपिड फ्रीक्वेंट मल्टीपल रिविजन, दैट्स इट। रैपिड फ्रीक्वेंट मल्टीपल रिविजन। एक आज मुझे पता है कि मैंने इनऑर्गेनिक 10 बार पढ़ ली है, मुझे इनऑर्गेनिक आती है, दैट्स इट। कैसे होगा ये? आपको जितनी बार आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे उतनी बार आपका ब्रेन ये बात एक्सेप्ट करता जाएगा कि राइट, मैंने तो 10 बार इनऑर्गेनिक पढ़ी है गाजर, और 10 बार इनऑर्गेनिक पढ़ना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है गाजर। 10 पेज का तो पूरा का पूरा नोट्स है, 10 पेज का नोट्स, 4 चैप्टर, 40 पन्ने, 50 पन्ने, मैं रोज़ ही एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ, ठीक है। अब चैप्टर ऑफ प्रायोरिटी की बात करें तो बायो में हर चैप्टर आपकी प्रायोरिटी है, हर एक चैप्टर, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड है, चाहे वो जेनेटिक्स है, हर एक चैप्टर आपकी प्रायोरिटी है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 500 नंबर चाहिए, आपको 600 नंबर चाहिए, आपको 400 नंबर चाहिए, आप बायो का कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे। बायो में आपकी सारे ही चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस, व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी पहले मुझे हाई वेटेज का चैप्टर करना है, तो आप पहले जाएंगे अल्डिहाइड कीटोन के लिए, अल्कोहल फिनॉल के लिए, बायोमोलिक्यूल के लिए। ये करवाने का रीज़न पहले ये है क्योंकि ये 12th के चैप्टर है, इसको आप 1 शॉट से कर सकते हैं, एंड दिस कैरी वेरी वेरी हाई स्कोर, दिस विल गिव यू वेरी हाई स्कोर, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन से आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल फिनॉल से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काजल दी हाई प्रायोरिटी कैसे हुआ? क्योंकि ये चैप्टर की जितनी वैल्यू है, जितना वेटेज है, उसके कंपेरेटिवली वो हाई प्रायोरिटी ही है, ठीक है। फिजिकल में मैंने आपको ऊपर बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फिजिकल के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। केमिकल इक्विलिब्रियम डालने का रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत ही आसान है, जब आप पूरा इक्विलिब्रियम खोलेंगे उसके कंपेरेटिवली केमिकल इक्विलिब्रियम तो ऐसा लगता है बेसिक है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपको बताया कि आप केमिकल बॉन्डिंग के लिए डिटेल लेक्चर जा सकते हैं, राइट। जब आप PYQ ट्रेंड एनालाइज करेंगे तो आपको 4 ही 5 कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत फ्रीक्वेंट पूछे गए, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप PYQ स्कैन करो, आप डिटेल लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के लिए कर लो, बट अगर लग रहा है कि आज डिटेल लेक्चर करने के बाद भी मेरे को इतना समझ नहीं आया, तो आप, अगर बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड ट्रिक ढूंढेंगे और उस ट्रिक को अपने नोटबुक में उतार लेंगे। फिर आपको दूसरा टॉपिक मिलता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक से रिलेटेड, VBT थ्योरी से रिलेटेड, जितने भी कोई आपको लग रहा है कि काजल दी ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे PYQ में और मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है, जो आपको बन गया उसको तो डाउट की जरूरत नहीं है, जो नहीं बना उसके लिए आप ट्रिक के सिंपल ट्रिक, ईजीएस्ट वे, फनी वे, निमोनिक, जो भी आपको लग रहा है उस तरीके से कर लेंगे। अल्टीमेटली मुझे क्वेश्चन बनना चाहिए, आप सीधे से जा रहे हैं, टेढ़े से जा रहे हैं, डिटेल पढ़ रहे हैं, 1 शॉट पढ़ रहे हैं, इतना मैटर नहीं करता। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बन गया मतलब आपने सही पढ़ा है, राइट। अब आते हैं मेरे पास फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सा डाउट रहता है, और देखो मैं फिजिक्स से रिलेटेड इतना ज़्यादा गाइड करना नहीं प्रेफरेंस करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द सब्जेक्ट जहाँ पे मैंने लैक किया था, मैंने किए ही नहीं, मैंने सारे चैप्टर्स नहीं किए, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे जब मेरा एग्जाम था मुझे प्रायोरिटाइज करना था एक इंपॉर्टेंट चीज़, कि या तो मैं मार्क्स देख लूँ या तो मैं चैप्टर देख लूँ। तो केमिस्ट्री हैज़ बीन द फेवरेट, तो केमिस्ट्री तो करना ही था। बायो के अलावा आप सिलेक्शन, बायो हमेशा सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन डिसाइड करती है, फिजिक्स रैंक डिसाइड करती है, यही बोलते हैं। तो सिलेक्शन के लिए बायो तो आपको पढ़ना मैंडेटरी था, तो बचा हम स्किप क्या कर सकते हैं, तो हम स्किप कर सकते हैं फिजिक्स, बट मैंने उसको पूरा स्किप नहीं किया, मैंने कुछ लेक्चर किए, बट कुछ बने और कुछ नहीं बने, पूरे लेक्चर्स मैंने फिजिक्स के लिए नहीं किया। बट मैं इन शॉर्ट अगर आपको गाइड करूँ तो आप 1 शॉट से जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन से, मॉडर्न फिजिक्स के लिए, थर्मल फिजिक्स के लिए, EM वेव्स और मैग्नेटिज्म। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि शायद काल दी EM वेव्स है भी कि नहीं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इन चैप्टर को आप 1 शॉट से करेंगे, हाँ ये चैप्टर तो मैंने भी 1 शॉट से किया, ठीक है। इन चैप्टर को आप 1 शॉट से करेंगे। इसके अलावा मुझसे कोई ये मत पूछना कि काजल दी फिजिक्स में कौन सा टीचर अच्छा है, मैं किसको फॉलो करूँ। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको 3 बार इसी वीडियो में बता दिया, किसी भी टीचर को फॉलो करो। 5 रिवीजन अगर देने की हिम्मत है कि काजल दी मैंने अपने फिजिक्स के नोट को 5 बार रिवाइज किया है, देन यू आर गुड टू गो, तुम ये क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं दोबारा। अभी तुम क्या करो, स्पून फीडिंग के ऊपर डिपेंड है, काजल दी टीचर सब पढ़ा दे, मुझे क्वेश्चन बनने लगे, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करूँ, क्वेश्चन नहीं बने तो मैं सारा ब्लेम टीचर पे डाल दूँ,
क्योंकि हमको तो आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की। ये नहीं करना है। हमको प्रॉमिस करना है खुद के साथ कि हम जो भी पढ़ रहे हैं या हमको ऐसा लग रहा है कि यदि ये इंपॉर्टेंट है तो हम बेयर मिनिमम उसको कम से कम कितनी बार नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, 5 बार नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसको आपको डिटेल लेक्चर करना है, और ये उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जिनको अभी 12th का बोर्ड भी देना है, आप इन लेक्चर को वन शॉट से नहीं करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आज मैं कौन से चैप्टर का डिटेल लेक्चर लूँ, और एक और चीज़ कि ये इंपॉर्टेंट भी हो, तो इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2000 मुझे लग रहा है 22 का क्वेश्चन था, 22 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर अकेले 32 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। और ऑप्टिक्स ये आप डिटेल लेक्चर के थ्रू करेंगे, इनका वन शॉट मत देखिए क्योंकि नहीं बनेगा वन शॉट से। अब अगर वन शॉट 12-15 घंटे का तो वन शॉट भी सेम ही बात हुआ। अब बात करें एनसीईआरटी की। फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी? पढ़नी है। फिजिक्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बनने चाहिए, इंटेक्स बनना चाहिए। 5 बार रिवाइज तो करो, 5 बार करके देखो, उसके बाद बोलो कि नहीं बन रहा। बिना 5 बार रिवाइज किए अगर तुम बोल दोगे कि थी फिजिक्स तो बननी ही नहीं है, फिजिक्स हो ही नहीं सकता, तो ये तो तुम्हारी गलती है। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी हम लगाएंगे 2x की स्पीड पे, हम सारे थ्योरी पॉइंट देखेंगे। 12th का जो पार्ट 2 का एनसीईआरटी है उसको आप गलती से भी छोड़ करके नहीं जाएंगे, उसकी एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपने 2x की स्पीड पे लगाया, आपने थ्योरी पॉइंट नोट किया। अब आप एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, आप जैसे PYQ नीट, जेई मेंस, एम्स एग्जाम्पलर कर रहे हैं, इसके बाद आपको इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट करनी है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट 2024 में मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर था उसमें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तो हम एनसीईआरटी स्किप करके नहीं जा सकते। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो कितने मिनट, 30 मिनट का हो गया ऑलमोस्ट। अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। कल एक मैंने कमेंट में कमेंट पढ़ा और उसमें था कि काजल दी आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट शॉट, स्टिल मेरे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में 300, 350, 400, 500। मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है ऑन अ पर्सनल लेवल, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज का रिप्लाई स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर बहुत दिया भी है, लेकिन अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट का मार्क्स आपका फोकस ये होना चाहिए कि आज मेरे मार्क्स अभी कितने हैं। क्या ये गलती जो आज कर रहे हो, यही गलती अगर नीट के एग्जाम के दिन करके आओगे तो खुश रहोगे? ये हमेशा मॉक टेस्ट देने से पहले करो। जितनी गलतियां करनी है मॉक टेस्ट में कर लो, बट खुद के साथ एक ट्रस्ट, एक प्रॉमिस बिल्ड करके रखो कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। दैट्स इट। अगर मैं आज काजल दी, जैसे मैं तुमको बताऊँ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में OMR मिस्टेक हो गया था, दैट OMR मिस्टेक ruined my entire 2 years, that ruined my entire confidence। लेकिन मेरे को इस बार पता था, जब लास्ट टाइम एग्जाम देना था, डर था, लेकिन पता था कि इस बार ये गलती नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, बट OMR की गलती नहीं होगी। तो तुम हर मॉक टेस्ट देने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ ला करके रखो, काजल दी आज मैं नर्वस हो रहा हूँ, आज मेरा प्रॉब्लम नर्वस होना है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ना अगली बार से, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे काम डाउन होने के लिए मुझे म्यूज़िक सुनना पड़े, मुझे मेडिटेट करना पड़े, मुझे प्राणायाम करना पड़े, ज़्यादा हाइड्रेशन रखना हो, जो भी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गेट नर्वस इन एग्जाम हॉल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, तुम मॉक टेस्ट में 4 ही गलती कर सकते हो, 5वां गलती हो ही नहीं सकता। मॉक टेस्ट में 4 गलती हो सकती है। पहला, जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता, तो अगर नहीं आता है तो तुक्का मारने वाली जो आदत है छोड़ दो। दिस विल नॉट लेट यू गो एवरीवेयर, एनीवेयर। तुक्का मार के अगर आप सही भी कर लेंगे तब भी आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा इन फ्यूचर। जब मेन नीट का एग्जाम होगा तो तुक्का मारना पहली बार छोड़ दो। मैं अभी भी बहुत सारे लोगों का टेस्ट एनालाइज करती हूँ एंड देखती हूँ 40 इनकरेक्ट, या तो वो आपको आता नहीं था, इनकरेक्ट दूसरे रीजन से भी हो सकता है, आप नर्वस हो गए, बट मेनली आपने, जब आपसे पूछो समझ में आता है, कहा जाती तुक्का मार दिया, तुक्का मारना बंद कर दो। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपके दिमाग में वो बात पूरे दिन चलनी चाहिए कि काजल दी मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पर्टिकुलरली ये वाला जो टॉपिक था ये क्यों नहीं बना। और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, अगर वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड दिक्कत है तो आप घर जाते से ऑन द स्पॉट लेक्चर खोलेंगे, आपके पास नोट्स है, आप नोट्स खोलेंगे और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये होता है मॉक टेस्ट का पर्पस। हमको साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि नीट के एग्जाम के दिन तक मैं इतनी गलतियां कर चुका हूँ, इतनी गलतियां कर चुका हूँ काजल दी, कि अब मेरे को एक भी गलती का डर नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि अब मैं ये ब्लंडर नहीं कर सकता। और ये फोकस लाने के लिए, ये माइंडसेट लाने के लिए आपको गलतियां करनी पड़ेंगी,
क्योंकि मेरी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, मॉक टेस्ट एक ऐसा पर्सनलाइज चीज़ है ना कि वो किसी भी दो बंदे का सेम नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो, कहती थी मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता था, तो फिर भी आपके कॉन्सेप्ट में गलती होगी। आपने हो सकता है वो क्वेश्चन गलत किया, मे बी बिकॉज ऑफ तुक्का मार के, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, वहाँ से गया। तो मॉक टेस्ट बहुत पर्सनलाइज चीज़ है। हर एक गलती में अगर टारगेट ये रखने लगे ना कि काजल दी, आई प्रॉमिस माई सेल्फ, आज की गलती दोबारा किसी पेपर में, चाहे वो अगला मॉक का पेपर ही क्यों ना हो, नहीं होगा। डन, यही टारगेट था और तुमने ये अचीव कर लिया। दूसरा तुमसे जो गलती हो सकता है वो ये कि तुम्हें वो चैप्टर आता है लेकिन तुमने उसे इतनी बार पलटाया ही नहीं है। जब पलटाओगे नहीं तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। दिमाग में एक धुंधला धुंधला सा पिक्चर बन रहा होता है कि काजल दी बायो का ये पेज है, यहाँ पे कुछ कुछ मैंने हाईलाइट किया है, कुछ कुछ उसके नीचे एक हेडिंग है, इसके चौथे पाँचवें लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, पर दिमाग में ना बिल्कुल बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा। रीज़न इज रिविजन कम है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको ऑन द स्पॉट, जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे करके जाएंगे, आपको करना है रिविजन। यार जल्दी क्यों गलती हुई यार। और अब तो ये मेरे पिक्चर में जैसे स्क्रीनशॉट लेते ना, वैसे मैं अपने ऑसिपिटल लोब में ये अपने आईज के थ्रू ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ कि ये फोटो, भले ही मैं कोई भी फोटो गलत कर दूँ, ये फोटो, इस पेज की फोटो मुझसे अब जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन मुझसे कभी गलत नहीं होगा। तीसरा मिस्टेक होता है कि आप नर्वस हो जाते हैं। नर्वसनेस देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, कभी भी, चाहे मॉक देने जाए चाहे मेन एग्जाम देने जाए, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है कि काजल दी मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरा करियर, मेरे ओवर थिंकिंग, मेरे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन, मेरे रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन, मेरा जॉब। वहाँ पर डॉक्टर बनने का सपना नहीं रहता, वहाँ पे हमको सराउंडिंग का प्रेशर ज़्यादा रहता है। वहाँ पे हम देखते काजल दी एवरी वन लुक कॉन्फिडेंट एक्सेप्ट मी, एवरी वन इज़ फीलिंग हैप्पी या एक्साइटेड या थ्रिल्ड अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्सेप्ट मी। एग्जाम हॉल में जब बैठे हैं, भले ही सामने वाले को कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हम ये फील करते हैं कि काजल दी हमें कुछ नहीं आ रहा, सामने वाले को सब बन रहा है, सब लिख रहे हैं, सब OMR भर रहे हैं, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। रीज़न क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इतना स्टिमुलेट कर रहे हैं, आपकी बॉडी इतना कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है कि आपकी बॉडी को समझ नहीं आ रहा कि ये मॉक टेस्ट है भाई, इतना कुछ नहीं, वो जान नहीं जा रही है। आपकी बॉडी को लग रहा है सामने शेर है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोशिश करना है कि हम अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेंगे। कैसे? सबसे पहले पानी पियो, अच्छे से पानी पियो, हाइड्रेट योर सेल्फ इनफ, मोर देन इनफ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो करो, जैसे ही पानी पी लो, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि फोकस ऑन योर ब्रेथ। दुनिया का कोई चिंता तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलवा सकता। आई नो इट्स ओके टू हैव स्ट्रेस, टू हैव एंजाइटी, टू हैव ओवर थिंकिंग कि मम्मी पापा की प्रॉब्लम, घर की एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरे रिलेशनशिप में मेरी बंदी की एक्सपेक्टेशन, मेरे बंदे का एक्सपेक्टेशन। आई अंडरस्टैंड एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स ट्रू। बट इवन देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सब होने के बाद भी ये स्ट्रेस आपका किया हुआ सारा गेम तबाह कर सकता है। आपका पढ़ा हुआ लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर, जिसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वो भी गलत करके आ सकते हैं। क्या फैक्टर होगा काजल? सिर्फ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जब हो तो दिमाग में समझाओ, अपने आप को बार बार अफर्म करो कि नहीं, मुझे पेपर बनता है, मैंने पढ़ाई की है, आई हैव डन इनफ प्रेपरेशन, इट्स ओके, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आई नो दिस एग्जाम, इस एग्जाम के अंदर मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। आई नो आई एम गोइंग टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। जो पूरे साल का सपना रहता है वो वहाँ जा करके इन चिंता में क्यों बदल जाता है? और बदलना नेचुरल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुमको कॉन्शियसली अपने एफर्ट्स लगा करके तुम्हारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करना होगा। जब तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा रहेगा, आप उस लेवल का प्रोडक्टिविटी, उस लेवल का फोकस और उस लेवल का सक्सेस अचीव कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है कि बार बार तुम, साइमुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, कि हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो मेन डे पे करने वाले हैं उसको रोज़ करें रोज़ करें रोज़ करें, ताकि हमारा ब्रेन ट्यून हो जाए और उसको मेन डे भी नॉर्मल डे जैसा लगे। तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड ये आदत बनाओ, हैबिट बनाओ। ओके, मेरे को स्ट्रेस फील हो रहा है, मेरे को एंजाइटी लग रहा है, तो नाउ हाउ आई डील विद इट, हाउ विल आई कोप अप विद इट। और जब आप ऐसे करने लगेंगे, आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके एट द एंड और एट द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन यू विल नॉट फील सो मच ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट मिस्टेक आता है, वो है OMR फिलिंग मिस्टेक, माई फेवरेट मिस्टेक, ऑल टाइम फेवरेट मिस्टेक। मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम PG का अगर ऑफलाइन हुआ तो ये दोबारा मेरी लाइफ में रीप्रोग्राम होकर के आएगा, बट नहीं है यार मेरा फेवरेट। तो OMR के लिए सबका अपना अपना तरीका है। मेरे हिसाब से जो मैंने गलती की थी वो ये किया था कि पूरे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, पूरे OMR एक साथ भरेंगे,
जिसके कारण मैंने 2 साल तक फिर उसका रिज़ल्ट भरा है। बट आप कर सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि काजल दी 1 पेज जो मेरा पेपर है उसको मैंने किया, उसको भरा, फिर मैंने किया, फिर भरा। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से भी जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ और टॉपिक्स रह गए मेरे दिमाग में चल रहा है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, टाइम टेबल डिस्कस करना रह गया। और क्या बच गया जो तुमको लग रहा है कि काजल दी ये इशू है, आई वॉन्ट यू टू एड्रेस दिस, जस्ट टू लेट मी नो। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चीज़ें बच गई, सबकॉन्शियस के पावर से रिलेटेड चीज़ें बच गई। तो चलो ठीक है, देखेंगे। 40 मिनट का वीडियो हो गया, इट हैज़ ऑलरेडी बीन सो लॉन्ग। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? हैव यू नोटेड एवरीथिंग डाउन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट राइट नाउ? अब ऐसा लग रहा है कि काजल दी इस स्ट्रैटेजी पे फॉलो करके मैं कुछ कर पाऊंगा? अगर लग रहा है, गो विद इट, कर लेगा। अल्टीमेटली यू आर वॉट यू थिंक अबाउट, दैट्स इट। ये 6 स्टेटमेंट आई गेस किसी किताब की बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट है, सबसे प्यारी स्टेटमेंट जो तुझे लाइफ में कभी भी कोई दे सकता है। यू आर वॉट यू थिंक अबाउट। अभी आप सोच रहे हैं कि काजल दी नहीं हो पाएगा, मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं एंशियस हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आपको वही सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है। आई नो कि इनिशियली जब आप बोलेंगे कि आज मैं पॉजिटिव रह रहा हूँ, तब भी नेगेटिविटी मेरे साथ हो रही है। फिर हमको खुद को समझाना है कि ये जो मैं आज रियलिटी फेस कर रहा हूँ ना, ये मेरे पुराने थॉट्स का रिजल्ट है। अब जो आएगा वो मैं अभी के जो थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आएगा। और आप एक बार इतने प्रो हो जाएंगे कि नीट का एग्ज़ाम तो क्या, जिंदगी के किसी भी एग्ज़ाम का डायरेक्शन आप अपने हिसाब से बदल पाएंगे। हो गया इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।